आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो गई होगी। ये देखो लास्ट टाइम रिवीजन है, क्योंकि मैंने खुद सर्च करने की कोशिश की थी तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको 21 पोएम्स हैं उनको एक वन शॉट रिवीजन में आपको एक बार रिवीजन के लिए बना देती हूँ, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसमें। मैं जितना हो सकता है ना सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। देखो टेक्स्ट आपने एक बार पढ़ लिया होगा और हो सके तो टेक्स्ट को एक बार एग्जाम से पहले एक बार और गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर कुछ उसमें से लिटरल कुछ पूछा जाता है तो आप वहाँ से लाइन वगैरह वो बता सकते हो। बाकी जो भी है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो अपनी सबसे पहली पोएम है विलियम शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। कौन सा है? सोनेट नंबर 18 है, 1609 में पब्लिश होता है शेक्सपियर सोनेट्स में। कलेक्शन कौन सा था? शेक्सपियर सोनेट। लिटरेरी पीरियड जो कौन सा था? रेनेसा और एलिजाबेथन के टाइम थे विलियम शेक्सपियर। ये फॉर्म किस फॉर्म में लिखा गया है? सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। इसकी स्टाइल कैसी है? रोमांटिक इमेजरी, म्यूजिकल लैंग्वेज, आइडियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी, फिलोसॉफिकल टोन यूज़ हुई है इसमें और इमॉर्टैलिटी थ्रू पोइट्री को बताया गया है। देखो अब थीम क्या यूज़ हुई है इसमें? इमॉर्टैलिटी थ्रू पोइट्री, यानी पोइट्री के थ्रू क्या है? इमॉर्टल बना दिया किसको? अपनी बिलव्ड की ब्यूटी को। इटर्नल ब्यूटी को यूज़ किया है। पावर ऑफ आर्ट को यूज़ किया गया है, यानी पोएम्स के थ्रू उसको क्या बना दिया? अमर बना दिया हमेशा के लिए। लव एंड एडमायरेशन का यूज़ किया है, क्योंकि वो अपनी बिलव्ड की क्या है? तारीफ करता है उसमें, तो एडमायरेशन का मतलब तारीफ। नेचर वर्सेस परमानेंट ब्यूटी, नेचर कैसी है? टेम्परेरी है, यानी हार्शनेस है नेचर में और कुछ टाइम बाद में फेड हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट ब्यूटी किसको बताया है? अपनी पोइट्री को बताया। इसकी समरी देखो सॉरी। पोइट अपनी बिलव्ड को समर सीजन से कंपेयर करता है, लेकिन कहता है कि जो बिलव्ड की जो बिलव्ड है समर सीजन से भी क्या है? ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। समर और जो नेचर की ब्यूटी है वो टेम्परेरी होती है, पर जो उसकी बिलव्ड की ब्यूटी है वो पोएम के थ्रू क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। जब तक लोग इस पोएम को पढ़ेंगे तब तक उसकी बिलव्ड क्या रहेगी? अमर रहेगी या रहेगा, वो जिसको भी रेफ़र कर रहा है। देखो इसमें ये एक सोनेट है तो इसमें क्या है? 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। तीन स्टेंजा होते हैं क्वार्टरेंस के। क्वार्टरेंस का मतलब होता है 4 लाइन का एक स्टेंजा, तो इस तरीके के 3 स्टेंजा होते हैं और एक कपलेट होता है। ये किस मीटर में लिखाया गया है? आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब होता है एक लाइन में कितने? 10 लेवल होते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, इस तरीके से 5 फुट को क्या बोलते हैं? पेंटामीटर। आयम्बिक का मतलब है कि जो लाइन में पहले अनस्ट्रेस्ड लेवल आता है फिर स्ट्रेस लेवल आता है, इस तरीके से फॉलो करता है। राइम स्कीम क्या है इसकी? देखो ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब देखो इसकी फेमस लाइन कौन सी है? सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। इसका मतलब क्या था कि जब तक इस पोएम को लोग पढ़ते रहेंगे और ये इस पोएम को क्या रखा जाएगा? याद रखा जाएगा। ये जो फाइनल कपलेट होता है ना, इसमें मेन आइडिया होता है पोएट्री ग्रांट्स इमॉर्टैलिटी। सोनेट है, 3 क्वार्टर है, एक हीरोइक कपलेट है। तो देखो यहाँ अपनी पोएम का रिवीजन होगी। अब फटाफट से इसको देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का 1609 में आया, शेक्सपियर सोनेट है। रेनेसा और एलिजाबेथन इससे बिलोंग करता है, सोनेट फॉर्म में लिखा गया है और इमॉर्टैलिटी थ्रू पोएट्री है। समरी में अपनी बिलव्ड को क्या करता है? कंपेयर करता है समर से। और ये क्या है? 14 लाइन का एक स्टेंजा है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और एक इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी। फेमस लाइन इसकी ये है और 3 क्वार्टर और एक हीरोइक कपलेट है। अब अपनी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो माय मिस्ट्रेस, नथिंग लाइक दिस एंड वो मैं लास्ट में कवर करूँगी। देखो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। ये बुक 1 है जिसमें लाइन 1 से 124 तक है। इसका फर्स्ट वर्जन आता है 1667 में और रिवाइज वर्जन आता है किसका? 1674 में। अब ये पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। देखो और ये इसका एज कौन सा है? प्यूरिटन एज और रेस्टोरेशन पीरियड। देखो प्यूरिटन वर्ड्स कहाँ से आए? देखो प्यूरिटन को ध्यान से देखो, PURE यानी प्योर। अब प्योर किस चीज़ को करेंगे? इंसान तो प्योर होने से रहा, तो उस टाइम पे क्या है? जो चर्च था ना, चर्च में क्या है? लोग काफ़ी करप्शन करने लगे थे, तो उस टाइम पे एक ही रिलीजियस यानी धार्मिक एक मूवमेंट चलाया गया प्योर करने के लिए। किसको? चर्च को, चर्च के लोगों को, उससे रिलेटेड को। तो ये एक तो प्यूरिटन एज थी। दूसरा रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोर का मतलब देखो, इसको वर्ड को ध्यान से देखो। रेस्टोर का मतलब है रीस्टोर करना। रीस्टोर का मतलब वापस, री का मतलब दोबारा और स्टोर का मतलब वापस इकट्ठा करना। अब वापस इन्होंने क्या इकट्ठा किया? वापस कलेक्ट क्या किया इन्होंने? जो चार्ल्स सेकंड था ना, वो क्या है? गद्दी पे बैठ जाता है। अब जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पे बैठेगा, इसका मतलब उसने अपनी मोनार्की को क्या कर लिया? रिस्टोर कर लिया। तो इस पीरियड को इसलिए रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। देखो अभी पैराडाइज लॉस्ट है ना, काफ़ी बड़ी पोएम है और ये क्या है? एक एपिक पोएम है। अब इसमें क्या ग्रैंड स्टाइल को यूज़ किया गया है। लैटिनाइज डिक्शन। लैटिनाइज डिक्शन का मतलब क्या है? जो लैटिन की जो भारी भरकम जो वोकेबलरी है ना, उसको इसमें यूज़ किया गया है। बाइबलिकल रेफरेंस लिया गया, यानी जो बाइबल के रेफरेंस लिए गए, जैसे सैटन है, एडम ईव, इनका यूज़ किया गया। ये किस में? बाइबल में मेंशन है और वहाँ से इसने क्या है? पैराडाइज लॉस्ट में अपने यूज़ किया है। एलिवेटेड लैंग्वेज यानी
बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज को यूज़ किया है। और इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज़, यानी जो देवी देवता होते हैं उनको क्या इसने आह्वान किया है स्टार्टिंग में उसके। अब देखो इसकी थीम क्या है, फॉल ऑफ मैन, डिसोबीडियंस अगेंस्ट गॉड, गॉड के अगेंस्ट क्या है, जो सैटन होता है वो रिबेलियन कर देता है। फ्री विल को दिखाया गया है, सैटन्स प्राइड यानी सैटन का जो घमंड था उसको, और वो विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ, गॉड के खिलाफ, उसको दिखाया गया इसमें। और डिवाइन जस्टिस के साथ में कि जो गॉड है ना सबके साथ में जस्टिस करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो मिल्टन है ना हेवनली म्यूज़ को इन्वोक करता है, उनका आह्वान करता है, ताकि वो जो मैनकाइंड का जो फर्स्ट सिन था, यानी जो पहली जो मैनकाइंड की जो पहला पाप था क्या था, वो एडम और ईव ने क्या खा लिया था, वो नॉलेज ऑफ फ्रूट को खा लिया था। तो वो जो पहला पाप था उसके बारे में लिखता है, इन्वोक करता है ताकि वो मैनकाइंड के फर्स्ट सिन की स्टोरी लिख सके। एडम और ईव ने गॉड की कमांड तोड़ दी थी, जिसके कारण जो मैनकाइंड को पैराडाइज से निकाल दिया गया। सैटन और उसके फॉलोअर्स हेवन से डिफीट होकर हेल में गिर गए। सैटन फिर भी प्राउड और रिबेलियस है और गॉड के अगेंस्ट रिवेंज लेना चाहता है। यानी जो नॉलेज ऑफ फ्रूट था गॉड ने मना किया था खाने के लिए, लेकिन एडम और ईव खा लेते हैं, क्योंकि सैटन ने उनको क्या करता है, मतलब उनको उकसाता है उस चीज़ को करने के लिए। और जो सैटन है ना क्या है, नरक में रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इतना घमंडी होता है कि वो गॉड के खिलाफ फिर भी रिबेलियन करने के लिए तत्पर रहता है। अब देखो इसमें कोई भी फिक्स स्टैंजा नहीं है, कंटिन्यूस लाइन का इसमें यूज़ हुआ है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर, कोई राइम स्कीम इसमें नहीं है। ब्लैंक वर्ड्स है इसलिए राइम स्कीम इसमें नहीं है। ओपनिंग लाइन क्या है इसकी, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, और मिल्टन वांटेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और जो सैटन है ना उसको कैसा एक हीरोइक, मतलब एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ट्रेजिक हीरो है वो। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल एपिक्स लाइक होमर और वर्जिल, इनका इन्फ्लुएंस इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे अपना पैराडाइज लॉस्ट खत्म होता है। जॉन मिल्टन का था, फर्स्ट वर्जन कब आया, 1667, ध्यान से देखो एक बार इसको, 1667। रिवीजन कब हुआ, 1674। पैराडाइज लॉस्ट प्यूरिटन एज और रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करता है कि एपिक पोएम थी। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जॉन डन का बेटर माई हार्ट। अब देखो बेटर माई हार्ट है ना, ये काफ़ी मतलब बाद में इनकी डेथ के बाद में पब्लिश होता है 1633। ये किसका, होली सोनेट का पार्ट है। जॉन डन ने होली सोनेट्स लिखे थे ना, उसका पार्ट है। किस एज से बिलोंग करता है ये, मेटाफिजिकल एज से। होली सोनेट मेटाफिजिकल सोनेट भी कहा जाता है। ड्रामेटिक इसकी ओपनिंग होती है, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, कंसीट्स का इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, यानी दो अनइक्वल चीज़ों का कंपेरिजन होता है। जैसे कि सोल को किससे कंपेयर करते हैं, ये कंपास से कंपेयर किया जाता है। इसमें रिलीजियस पर्सन को दिखाया गया है, पैराडॉक्सिकल एक्सप्रेशन होते हैं, यानी विरोधाभासी वाले जो शब्द होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसमें देखो स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, सिन को दिखाया गया है, रिडेम्पशन, यानी रिडेम्पशन का मतलब होता है कि जो पाप हैं और जो गलती हैं उनसे क्या है, मुक्ति पाना। इसमें डिवाइन ग्रेस को दिखाया गया, ह्यूमन की जो वीकनेस है उसको दिखाया गया, और ये गॉड के सामने क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। अब देखो इसमें क्या है, जो पोइट है ना गॉड से प्रे करता है कि है ना, सिर्फ जो जेंटली नॉक करने से क्या है, उसका जो हार्ट है ना वो क्या है, प्योरीफाई नहीं होगा, उसको क्या फोर्सफुली ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। पोइट खुद को है ना सिंफुल और वीक फील करता है। वो कहता है कि जब तक गॉड उसके क्या है ब्रेक नहीं करेंगे ना, यानी उसको तोड़ेंगे नहीं, नॉक नहीं करेंगे, जब तक क्या है उसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस उसकी नहीं होगी, वो प्योर नहीं हो सकता है। पोयम में इंटेंस रिलीजियस इमोशन को और पैराडॉक्स यूज़ हुए हैं। देखो ये 14 क्या है, सोनेट है, तो 14 लाइन्स में लिखा गया है। सोनेट है तो आयम्बिक पेंटामीटर में है, तो लेकिन ये कैसा है, इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए, सी डबल डी सी डबल ई, इस तरीके से। इसमें मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया गया, वॉयलेंट इमेजरी का यूज़ किया गया, यानी वो तोड़ने के लिए बोलता है कि इसको तोड़ो मेरे हार्ट को, इस तरीके से, तो वॉयलेंट इमेजरी का यूज़ किया गया। फॉर स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन फेमस पैराडॉक्स का यूज़ किया गया, एक्सेप्ट यू एंथ्रल मी नेवर शैल बी फ्री, जब तक तुम मुझे क्या नहीं करोगे, मतलब एंथ्रल नहीं करोगे तब तक मैं फ्री नहीं हो सकता, जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे जब तक मैं क्या नहीं होऊंगा, फ्री नहीं होऊंगा। यहाँ पे अपना बेटर माई हार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट है अपना एंड्रयू मॉर्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये देखो कब पब्लिश होता है, 1681 में पब्लिश होता है, मार्वेल की डेथ के बाद में होता है। इसमें जो मॉर्वेल्स की पोएम का कलेक्शन, जो इसका खुद का कलेक्शन होता है, उसी में ये पब्लिश होता है। कौन से एज से बिलोंग करता है, ये मेटाफिजिकल एज से। इसकी जो स्टाइल है लिखने की कैसी, वो ड्रामेटिक है और आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी आर्ग्यूमेंट करता है।
इसमें विट और लॉजिक का यूज़ किया है। पर्सुएसिव टोन है। पर्सुएसिव टोन का मतलब होता है किसी को कन्विंस करने की कोशिश करने वाली जो टोन होती है, ठीक है। मेटाफिजिकल कंसीट्स का यूज़ हुआ है। सेंसुअस इमेजरी यूज़ हुई है। और कार्pe diem स्टाइल, कार्pe diem का मतलब होता है सीज द डे, यानी जो मोमेंट है उसको आज ही जियो। इसमें इसकी थीम्स क्या क्या है? लव एंड टाइम, मॉर्टेलिटी, फिजिकल ब्यूटी और पैशन एंड अर्जेंसी, यानी उसको बहुत जल्दी है। ये इसमें जो थीम है वो यूज़ हुई है। पॉइंट अपनी जो शाय मिस्ट्रेस है ना उसको कन्विंस करता है कि टाइम बहुत कम है, इसलिए ना लव को डिले नहीं करना चाहिए। अगर अनलिमिटेड टाइम होता ना तो वो सेंचुरीज तक उसकी ब्यूटी एडमायर करता, लेकिन डेथ सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को क्या करना चाहिए? एन्जॉय करना चाहिए। 3 स्टैंजा में लिखा गया है। आइएम्बिक टेट्रामीटर है। और राइमिंग कपलेट क्या है इसकी? AABBCC। और ये कार्pe diem पोएम जो होती है ना उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें हाइपोथेटिकल लव विद इन्फाइनाइट टाइम के साथ दिखाया गया है, जो इसके 3 स्ट्रक्चर में है। ये सबसे पहले तो वो उसको हाइपोथेटिकल लव की बात करता है, फिर वो रियलिटी ऑफ डेथ की बात करता है, फिर लास्ट में बोलता है कि कॉल टू इमीडिएट एक्शन, अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फेमस लाइन है, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, यानी अगर हमारे पास टाइम होता तो हम क्या है वो जो अपनी मिस्ट्रेस है उसकी क्या करता? तारीफ़ करता, लेकिन टाइम अब है नहीं है तो उसको जो आज का जो मोमेंट है उसको जी लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 4 पोएम कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम अलेक्जेंडर फीस्ट। ये पब्लिश होता है 1697 में। कलेक्शन है किसका? रिटन फॉर सेंट सिसिलिया डे सेलिब्रेशन, लेटर इंक्लूडेड इन ड्राइडेंस कलेक्शन कलेक्टेड पोएम्स, इसमें यूज़ होते हैं। देखो लिटरेरी पीरियड कौन सा था? रेस्टोरेशन और न्यू क्लासिकल एज शुरू हो जाती है। और ये क्या है? एक ओड है। ओड पिंडेरिक ओड है। ओड क्या होता है? जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। अब ये स्टाइल कैसी? इसमें म्यूजिकल है, ग्रैंड, क्लासिकल और हीरोइक और ड्रामेटिक। अब इसकी थीम्स क्या है? पावर ऑफ म्यूजिक को दिखाया है कि म्यूजिक कैन कंट्रोल ह्यूमन इमोशंस, आर्ट एंड इमोशन, डिफरेंट ट्यून्स क्रिएट डिफरेंट फीलिंग्स। अलग अलग तरीके के जो जब ट्यून बजाता है तो वो अलग अलग तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो क्रिएट होती हैं। ह्यूमन प्राइड एंड फॉल को दिखाया गया कि जो अलेक्जेंडर है वो चेंज करता है अपने इमोशंस को किसके? सॉन्ग्स के थ्रू। सेलिब्रेशन ऑफ सेंट सिसिलिया, ये म्यूजिक इज शोन एज डिवाइन आर्ट। देखो इसमें क्या होता है? जो पोएम में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना उसकी विक्ट्री हो जाती है, उसके बाद में वो एक फीस्ट को अटेंड करता है। म्यूजिशियन है टिमोथियस। टिमोथियस अपने सॉन्ग्स और म्यूजिक से अलेक्जेंडर के इमोशंस को कंट्रोल करता है। कभी उसको प्राउड फील करवाता है, कभी सैड, कभी रिग्रेटफुल और कभी रिवेंजफुल। लास्ट में जो सेंट सिसिलिया है ना उसको टिमोथियस से भी ग्रेटर बताया गया है। और क्यों बताया? क्योंकि जो सेंट सिसिलिया थी ना वही इस धरती पे म्यूज़िक को लेकर आई थी। जो पोएम है ना मेनली म्यूज़िक की इमोशनल पावर को शो करती है। अब इसमें 10 स्टैंजा है। मीटर कैसा है? आयम्बिक मीटर यूज़ हुआ है। और इसकी लेंथ है ना वेरी करती रहती है, इरेगुलर ओड स्टाइल है। तो यहाँ पे अपना ये अलेक्जेंडर फीस्ट खत्म होता है। अपनी नेक्स्ट पोएम है थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ड, का पब्लिश होती है 1751 में। कलेक्शन क्या है? पब्लिश्ड, इसको अलग तरीके मतलब अलग ही पब्लिश किया जाता है इसको। लिटरेरी पीरियड कौन सा था? ट्रांजिशनल एज थी, प्री रोमांटिक एज, ठीक है। कैसी फॉर्म में लिखा गया? ये एलेजी है। और इसकी स्टाइल कैसी है? रिफ्लेक्टिव है, मेलनकली के फिलोसॉफिकल। देखो मेलनकली का मतलब होता है दुख, और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जब जो पॉइट है और जो ऑथर है ना क्या करता है एकदम थॉटफुल तरीके से सोचता है और खुद को सेल्फ मतलब एग्जामाइन करता है, यानी बहुत डीप फिलोसॉफिकल तरीके से क्या है अपनी सोच विचार करता है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव। अब देखो इसकी थीम्स क्या क्या है? डेथ इज़ यूनिवर्सल, यानी जो डेथ है ना वो रिच और पुअर सबको क्या है एक बना देती है, और डेथ सबको आनी आनी। कॉमन मैन की जो लाइफ है, सिंपल विलेजेस की जो लाइफ है उसको दिखाया गया है। ह्यूमन इक्वलिटी को दिखाया गया है कि जो ग्रेव होती है ना, कफन होता है, उसमें सब इक्वल हो जाते हैं। मिस्ड पोटेंशियल के बारे में बात की कि बहुत सारे लोग हैं ना टैलेंटेड थे, लेकिन वो क्या है अननोन ही रह जाते हैं। किसकी वजह से? गरीबी की वजह से। अब देखो उसकी समरी क्या है? पॉइंट है ना इवनिंग के टाइम एक विलेज चर्चयार्ड में ग्रेव्स को देख रहा है, और वो सोचता है कि सिंपल विलेजेस भी है ना ड्रीम और टैलेंट रखते थे, बट उन्हें चांस नहीं मिला। डेथ सबको क्या इक्वल बना देती है। पोएम कैसी है? पीसफुल है, लेकिन क्या है सैड रिफ्लेक्शन है लाइफ पर और डेथ पर। देखो ये काफ़ी बड़ी पोएम है, इसमें 32 क्वार्टरेंस है। आयमिक पेंटामीटर लिखी हुई है, उसकी जो राइम स्कीम है वो है ABAB। हीरोइक क्वार्टरेंस है और एल्जिक स्टेंजा इसमें यूज़ हुए हैं। यहाँ अपना ये रिविजन थॉमस ग्रे का हो जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी, ये 1798 में लिखी गई थी, लिरिकल बैलेड्स। अब यहाँ पे कौन सा पीरियड आ जाता है? रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है। देखो ये ना एक सीरीज़ में ही इनको लगाया गया, जैसे टिंटन एबे 1798 रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई। अब ये एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कब की है? इससे पहले की। और रोमांटिक एज से पहले कौन सा चल रहा था? न्यू क्लासिकल एज चल रही, तो ये प्री रोमांटिक एज से बिलोंग करता है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं ये कैसे लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और एक ऐसी कन्वर्जेशनल पोएम है। वो अपनी सिस्टर से बात कर रहा है तो एक कन्वर्सेशन कर रहा है, उस तरीके से लिखी गई। इसकी स्टाइल कैसी, नेचर ओरिएंटेड है और मेडिटेटिव है और ऑटोबायोग्राफिकल, यानी उनकी खुद की लाइफ से भी इसमें रिफ्लेक्ट होती है। देखो मेडिटेटिव का मतलब होता है जो पोइट या ऑथर है ना, फिलोसफी मतलब फिलोसफिकल की तरह अपने जो डीप आइडियाज़ हैं उनको एकदम शांति से उन पर क्या विचार करता है और उनको रिफ्लेक्ट करता है किसमें, अपनी राइटिंग्स में। इसमें थीम्स क्या है, नेचर को एज अ टीचर बताया गया है, एज अ स्पिरिचुअल गाइड है, जो मेमोरी और इमेजिनेशन जो पास्ट की मेमोरीज है ना उसको पीस देती हैं जो नेचर वाली हैं। ग्रोथ ऑफ माइंड को दिखाया है कि पोएट का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। बचपन में वो नेचर को इतना एडमायर नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसकी जो लाइफ आगे बढ़ती है उसके बाद में वो क्या है, उसको एडमायर करने लगता है और उसे नेचर से कनेक्शन फील करता है। ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाया गया है। नेचर और ह्यूमन का जो क्या है वो डीपली कनेक्टेड है। देखो इसमें क्या होता है, 5 साल बाद है ना पोएट क्या है टिंटन एबे जाता है और वहाँ की जो नेचर की मेमोरीज़ है ना उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम उसके जीवन में आया, उसमें क्या उसने जो नेचर था उसकी जो मेमोरीज़ थी उसने काफ़ी उसको सपोर्ट किया और शांत किया उसके मन को। पहले वो नेचर को सिर्फ है ना फिजिकल ब्यूटी के लिए एंजॉय करता था, लेकिन अब क्या है वो इसको स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट फील करता है किसके साथ में, नेचर के साथ में। लास्ट में वो अपनी सिस्टर डोरोथी को क्या है नेचर की ब्लेसिंग देता है कि जिस तरीके से मैं ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ तुम भी क्या है फील करो। अब इसमें क्या है, कोई भी फिक्स स्ट्रेंजर नहीं है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, यानी अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम जॉन कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल। 1819 में पब्लिश होता है, तो ये कौन सी एज आ गई, रोमांटिक एज आ गई। और देखो ये इसका कलेक्शन है एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, 1820 में ये पब्लिकेशन इसका आता है। ये क्या है, एक ओड है, ओड का मतलब होता है इसी में किसी की प्रशंसा की जाती है। इसमें स्टाइल कैसा है, सेंसुअस है, इमेजिनेटिव है और मेलनकलिक है। थीम्स क्या है इसमें, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, जो पोइट है ना पेन से एस्केप करना चाहता है। इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट है, यानी नाइटिंगेल इटर्नल सिंबल है। ब्यूटी एंड ट्रांजिएंस, ह्यूमन लाइफ को क्या है टेम्परेरी दिखाया गया है। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, यानी ड्रीम और रियलिटी के कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। देखो उसकी समरी क्या है, पोइट है ना नाइटिंगेल की ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनता है और ह्यूमन की जो सफरिंग से क्या है वो एस्केप करना चाहता है। वो इमेजिनेशन और पोइट्री के थ्रू बर्ड जो नाइटिंगेल बर्ड है उसके जो वर्ल्ड है उसमें जाना चाहता है। जो नाइटिंगेल उसे क्या है इमॉर्टल लगती है क्योंकि उसका जो सॉन्ग है ना वो कैसा है, टाइमलेस है। एंड में पोइट कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो चीज़ को जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसका सपना था या फिर वो रियलिटी है। देखो उसमें 8 स्टेंजा है, आयम्बिक पेंटामीटर है और इसकी राइम स्कीम क्या है, ABAB CDE CDE। यहाँ पे अपना जॉन कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल ख़त्म होता है। अब आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का एंड्रिया डेल साटो, ये 1855 में पब्लिश होता है। देखो एंड्रिया डेल साटो को कलेक्शन याद करने का, एंड्रिया है और उसकी वाइफ क्या है लुक्रेजिया, यानी एक मैन है एक वीमेन है, तो इसके कलेक्शन का नाम क्या है, मैन एंड वीमेन। अब वो किसकी बात कर रहा है, धोखाधड़ी की बात कर रहा है। धोखाधड़ी विक्टोरियन एज में शुरू होती है कि क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एंड्रिया बोले जा रहा है, जो लुक्रेजिया है वो सिर्फ सुन रही है, यानी साइलेंट लिसनर होता है। अब इसकी स्टाइल कैसी, साइकोलॉजिकल है, कन्वर्जेशनल है और रियलिस्टिक है। अब इसमें थीम्स क्या है, देखो फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन है, टैलेंट होने के बाद भी है ना इनकम्प्लीट लाइफ है। जो एंड्रिया होता है वो फॉल्टलेस पेंटर के नाम से जाना जाता है, मतलब वो टेक्निकली एकदम परफेक्ट है लेकिन उसके क्या है जो स्पिरिचुअल जो परफेक्शन है उसके अंदर नहीं है। आर्ट वर्सेस परफेक्शन की बात की है, ये टेक्निकल परफेक्शन सिर्फ काफ़ी नहीं होता, स्पिरिचुअल परफेक्शन भी इंसान के अंदर होना चाहिए। लव एंड सेक्रीफाइस की बात करता है कि जो एंड्रिया है ना अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है और ह्यूमन वीकनेस को दिखाता है। लैक ऑफ एम्बिशन डिस्ट्रॉय ग्रेटनेस, यानी उसकी जो डिज़ायर्स है ना ल्यूक्रीजिया से कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से क्या है उसकी जो आर्ट थी उसको भी वो क्या कर देता है, खो देता है। देखो इसकी समरी देखो, एंड्रिया डेल साटो क्या है, एक पेंटर है जो टेक्निकली तो परफेक्ट है बट स्पिरिचुअली ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन पाया। वो अपनी वाइफ ल्यूक्रेजिया से इतना डीपली अटैच्ड और उसके इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा होता है कि जो अपनी आर्टिस्टिक एम्बिशन को लूज़ कर देता है। पोएम में वो अपनी फेलियर और रिग्रेट एक्सप्रेस करता है। नो फिक्स्ड स्टैंजा एंड डिवीजन, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने आगे, डोअर बीच। देखो डोअर बीच ये किसकी पोएम है, मैथ्यू आर्नोल्ड की है। पोएम का जो नंबर और टाइटल 1867 में, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1867 और कलेक्शन का नाम क्या है, न्यू पोएम्स। अब लिटरेरी रोमांटिक के बाद में कौन सी एज आती है, विक्टोरियन एज आती है, तो ये विक्टोरियन एज में लिखा गया है। और इसकी देखो फॉर्म कैसी है, ड्रामेटिक लिरिक या मेडिटेटिव पोएम है।
स्टाइल कैसी है, मेलनकलिक है यानी दुख भरी है, रिफ्लेक्टिव यानी डीप थॉट्स है, फिलोसॉफिकल बातें करता है, इसमें यूज़ ऑफ इमेजरी का यूज़ किया है, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है और म्यूजिकल लैंग्वेज। थीम्स क्या है, लॉस ऑफ फेथ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, सी ऑफ फेथ खत्म होता जा रहा है, ह्यूमन लोनलीनेस यानी जो इंसान है उसकी मतलब वो इतना अकेला पड़ चुका है उसको दिखाता है, लव एज अ सपोर्ट इन कन्फ्यूज वर्ल्ड, और इस जो कन्फ्यूज वर्ल्ड है उसमें क्या है, जो लव है वही क्या है, एक सपोर्ट है। इसमें जो पॉइंट है ना ऑब्जर्व करता है कि जो सी पॉइंट ऑब्जर्व दैट सी एंड फील्स दैट फेथ एंड रिलीजियस बिलीफ आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी इस संसार से क्या है जो विश्वास है और जो रिलीजियस बिलीफ है वो क्या है, ख़त्म होते जा रहे हैं। द सी ऑफ फेथ को सिम्बोलाइज करता है वो किससे, रिलीजन से। वो और वो क्या करता है, ही फील्स दैट द सैडनेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ एंड टेल्स हिज बिलव टू रिमेन ट्रू टू ईच अदर इन दिस अनस्टेबल वर्ल्ड, कि ये जो वर्ल्ड है ना काफ़ी स्टेबल है और उसका जो लव और उसकी जो बिलव की लॉयल्टी वही क्या उसे क्या कर सकती है, वो ही क्या है इसमें ट्रू है, बाकी सब कुछ क्या है फेक है। यहाँ पे 4 है, ये मतलब इरेगुलर स्टेंजा की फॉर्म में लिखा गया है। आयम्बिक मीटर है, मेनली आयम्बिक टेट्रामीटर और पेंटामीटर, पहले टेट्रामीटर आता है फिर पेंटामीटर आता है। राइम स्कीम, इसमें इरेगुलर राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे अपना डोर बीच कंप्लीट होता है। फिर अदर टी.एस. इलियट का हॉलो मैन 1925 में पब्लिश होता है और पब्लिश्ड सेपरेटली लेटर इंक्लूडिंग पोएम्स 1909-1925। अभी देखो ये 1925 में कौन सी एज आ जाती है, मॉडर्न एज आ जाती है, मॉडर्निज्म। ये कैसे फ्रेगमेंटेड पोएम है, नैरेटिव पोएम है, और इसमें देखो सिंबॉलिक, फ्रेगमेंटेड, पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी मूड को दिखाया गया है, यहाँ पे टोन को दिखाया गया है। मॉडर्निस्ट है, मॉडर्निस्ट टेक्निक को यूज़ किया है इसने, और यूज़ ऑफ रिपीटेशन अलूजन्स का यूज़ किया। अलूजन मतलब पास्ट का कोई रेफरेंस लेना, यानी बाइबल का रेफरेंस ले लिया या किसी हिस्ट्री का, किसी वॉर का, इस तरीके से रेफरेंस लेना। अब इसकी जो थीम्स हैं क्या, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाया गया है, मॉरल डिके को दिखाया गया है, फेलियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ फियर एंड पैरालिसिस। अब देखो इसमें जो हॉलो मैन में रिप्रेजेंट्स मॉडर्न ह्यूमन्स हु आर स्पिरिचुअली एम्प्टी एंड लैक ऑफ करेज एंड पर्पस। जो मॉडर्न एज का जो ह्यूमन है ना वो क्या है, स्पिरिचुअली एक तो एम्प्टी है, उसके अंदर साहस नहीं है और उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, वो बिना उद्देश्य के ऐसे ही चला जा रहा है। इलियड शोज अ मीनिंगलेस एंड ब्रोकन मॉडर्न वर्ल्ड। द पोएम एंड्स विद दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट विद द विम्पर। यानी जो ये वर्ल्ड का जो एंड होगा ना वो किसी तलवार से या किसी युद्ध से नहीं होगा, वो किससे होगा, आलस से होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना क्या है, एकदम एमलेस हैं। ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है और फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इरेगुलर रिदम होती है, क्योंकि देखो मॉडर्न एज में ये जितने राइटर्स थे वो फ्री हो गए थे, अपने जो मन आ रहा था उस फॉर्म में ये लिखते थे, कोई भी फिक्स राइम स्कीम इसमें नहीं है। सेलिंग टू बाइजेंटियम 1928 में पब्लिश होती है। द टावर, अब देखो बाइजेंटियम एक है ना इमेजिनेशन सिटी, वो वहाँ जाता है और किस पे बैठ के जाता है, वो हवाई वो होता है ना, शिप होता है ना, शिप के टावर पे बैठ के जाता है, तो इसका पब्लिकेशन का नाम याद हो जाएगा आपको, द टावर। मॉडर्न एज की पोएम है, 1928 है। ये लिरिक पोएम है, सिम्बॉलिक एंड फिलोसॉफिकल, रिच इमेजरी, आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल टोन यूज़ की जाती है। अब इसकी थीम्स क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। अब वो बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा होने के बाद मुझे ये लगता है कि है ना अब लोगों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपने आप को ना काफ़ी अकेलापन सा ऐसा महसूस करता है। सर्च फॉर इमॉर्टेलिटी की तलाश करता है, आर्ट वर्सेस नेचर एंड स्पिरिचुअल जर्नी पे वो निकलना चाहता है। तो इसमें क्या थीम्स हैं। अब इसकी देखो समरी क्या है, द पोएट इज डिस्टर्ब बाय ओल्ड एज, यानी अपने बुढ़ापे से वो परेशान हो जाता है। एंड कंसीडर द फिजिकल वर्ल्ड टेम्प्रेरी, और फिजिकल वर्ल्ड उसे अब कैसा लगता है, टेम्प्रेरी लगता है, यानी पूरी ज़िंदगी जी ले उसके बाद मुझे लग रहा है कि सब कुछ क्या है, टेम्प्रेरी है। ही वॉन्ट्स टू गो टू बाइजेंटियम, अब वो क्या है, स्पिरिचुअल यानी बाइजेंटियम जो जगह है वो वहाँ जाना चाहता है। अ सिंबल ऑफ इटर्नल आर्ट और स्पिरिचुअलिटी टू अचीव इमोर्टल आर्टिस्टिक फॉर्म एंड ट्रांसेंड